presented by Yakult। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 30 अगस्त के रोज 100 चीनी सैनिक करीब उत्तराखंड में 5 किलोमीटर तक अंदर आए, एक पुल के साथ तोड़फोड़ की और इससे पहले कि सेना या आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंच पाते, लौट गए। आज दूसरा दिन है जब इस खबर पर सेना या सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। इसीलिए आज दिन की बड़ी खबर में हम इसी खबर की परतें टटोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर नित नए मोर्चे खोलकर चीन हासिल क्या करना चाहता है। लेकिन पहले देखिए हमारी खास पेशकश क्या हाल है यूपी का ये छोटा सा हिस्सा। आपने इतना एक जर्नी देखी है पीतल की, वहाँ से शुरू होते हुए फिर आप मेटल्स और ग्लास में शिफ्ट हुए, आपने इंटरनेशनल नेशनल कंपटीशन देखा होगा। इस वक्त सरकार क्या कर सकती है जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनको बीट कर पाएँ और हमारे इंडिया के अपने हित जिस चीज़ में सधें, एक्सपोर्टर्स को जिसमें सहूलियत हो, मैन्युफैक्चरर्स को जिसमें सहूलियत हो, सरकार क्या वो 2 या 3 काम करे? मैं तो एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा 2020-21 का जो MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का जो लाइसेंस था, MEIS मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव, वो गवर्नमेंट ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया। कल पहली बारी 19-20 का लाइसेंस हमें मिले, 20-21 का, वो भी 7% से घटा के 5% कर दिया है। उसको भी दिसंबर 2020 तक करा है, मार्च तक नहीं किया। अगले सालों में उसको घटा के सिर्फ 0.5% कर दिया है और उसको रोड ऐप का नाम दिया है। अब 0.5% ना भी करते तो हमें कोई इतना बड़ा लालच नहीं था। चाइना में गवर्नमेंट की बहुत फैसिलिटीज़ हैं। चाइना गवर्नमेंट अगर कोई चाइनीज़ ओवरसीज़ में फेयर लगाता है तो उसकी टोटल कॉस्ट बियर करते हैं, उनको होटल देते हैं, उनको ट्रैवलिंग का खर्चा देते हैं। और चाइनीज़ के जो बूथ हैं वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, 20-20 कार्टन हर आदमी लेके जाता है और वो एक दिन पहले गया, उनने सेटअप किया और आखिरी दिन वो वाइंड अप किया, या तो ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। हमारे यहाँ बड़े बड़े बूथ हैं मगर हमें गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी के नाम पे सिर्फ 1 लाख रुपया यूपी गवर्नमेंट हमें फेयर पार्टिसिपेशन का देती है, वो भी 3 फेयर एक साल में। गवर्नमेंट को चाइना का मॉड्यूल देखना चाहिए एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है, हम लोग 3 से 4 लाख आदमियों को रोज़गार यहाँ प्रोवाइड करते हैं। मुरादाबाद में 2500 एक्सपोर्टर हैं और दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। फॉरेन करेंसी हम मेक इन इंडिया भी करते हैं और स्टार्टअप का भी प्रोग्राम हमारा ही है। हम नए नए प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि हमें कोई मदद करे ताकि हम और इसको बढ़ा सकें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम चीन से होड़ कैसे लें, अगर ये समझना है तो ये छोटी सी टिप भारत सरकार के लिए बड़े काम की है। बड़ी बड़ी बातें और लंबे चौड़े दामों से ज़्यादा सरकारी होगी एक स्पष्ट नीति जो न सिर्फ भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करे बल्कि दुनिया भर में हमारी और हमारे सामान की ब्रांड वैल्यू में इजाफा भी करे। अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहाँ आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मज़ेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए lt.chunav@gmail.com पर। पिछले कुछ दिनों से आप इस कवरेज में आयुष को देख रहे थे, अब से यानी कि कल से आप सौरभ द्विवेदी को दोबारा देख पाएंगे। वो वापस चले गए हैं फील्ड पे, इसीलिए हम आ गए हैं यहाँ। अब हम जा रहे हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी आज भी कांग्रेस में मचे घमासान से ही संबद्ध है। आज कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को याद दिलाया कि G23 के नेता पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। दर्शक जानते ही हैं कि G23 उन नेताओं को कहा जाता है जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को एक खत लिखकर पार्टी में व्यापक परिवर्तन की मांग कर दी थी। सिब्बल ने आज फिर से मांग की कि उनके पत्र पर ध्यान दिया जाए। सिब्बल ने साथ में ये भी जोड़ा कि पंजाब जैसे
अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे सूबे में पार्टी में गुटबाजी का फायदा आईएसआई और पाकिस्तान भी उठा सकते हैं। I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. We know the history of Punjab and the rise of extremism there. We know how forces across the border exploit the situation to create an atmosphere of uncertainty. It is these forces that are the biggest threat to our country. खबर यह भी है कि गुलाम नबी आज़ाद, एक और G23 नेता, इन्होंने भी सोनिया गांधी को खत लिखकर मांग की है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाए। उधर अजय माकन ने सिब्बल को याद दिला दिया कि सोनिया ने ही उन्हें सांसद बनाया था। सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया। बगैर कांग्रेस के लगातार बैकग्राउंड होने के सीधे सीधे मंत्री बना दिया। बगैर यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, पेरेंट कांग्रेस, कहीं पर किसी संगठन में कहीं काम करे बगैर सीधे मंत्री बना दिया, सीधे टिकट दे दी। वही श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और ये सिब्बल साहब को समझ जाना चाहिए, उनको अच्छे से पता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कहा कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से बात की है, बातचीत के लिए बुलाया भी है, लेकिन सिद्धू अपनी बात पर टिके हुए हैं। आज भी उन्होंने ट्विटर पर यह वीडियो जारी करके अपने मंसूबे साफ किए। 17 साल ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ, ਤੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਏ। कांग्रेस से जुड़ा एक और अपडेट है जो आज भाजपा से भी जुड़ गया। 28 सितंबर यानी कल ही के रोज जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए तो पत्रकारों से उन्होंने कहा कि दिल्ली आने का मकसद राजनैतिक नहीं है, वो तो पंजाब के नए सीएम के लिए दिल्ली का कपूरथला हाउस खाली करने आए हैं। लेकिन आज शाम को खबर आ गई कि कैप्टन गृह मंत्री अमित शाह से मिल लिए। इसी बात की कलटकलें भी थी, आज ये घट गया। आज शाम ही कांग्रेस के ही खेमे से एक और खबर आई जिसका संबंध अस्थिरता से ही है। खबर है कि कम से कम 1 दर्जन विधायक दिल्ली में छत्तीसगढ़ सदन पहुंच गए हैं। ये सब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक हैं, भूपेश बघेल सरकार में हैं। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। ये पार्टी हाईकमान से मिलकर भूपेश बघेल को सीएम बनाए रखने की मांग कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि 2018 में छत्तीसगढ़ में जीत के बाद ये तय हुआ था कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव बारी बारी से 2.5 साल के लिए सीएम रहेंगे। 50-50 फॉर्मूला, इसके हिसाब से भूपेश बघेल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस संबंध में बीते दिनों भूपेश बघेल को दिल्ली समन भी किया गया था, लेकिन तब बघेल अपनी कुर्सी बचा ले गए। तब भी बघेल ने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में किया था। दूसरी सुर्खी का संबंध अडानी समूह के मुंद्रा बंदरगाह से बरामद हुई तकरीबन 3 टन हीरोइन से है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी एक खबर में दावा किया है कि गुजरात की एक अदालत ने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI को आदेश दिया है कि इस बात की जांच की जाए कि क्या मुंद्रा अडानी पोर्ट को हीरोइन की खेप से किसी भी तरह का फायदा पहुंचा है, या पोर्ट को, या अथॉरिटी को, या उसके मालिकों को। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस बात की जांच जरूरी है कि मुंद्रा अडानी बंदरगाह के अधिकारियों और मैनेजमेंट को इस खेप की जानकारी कैसे नहीं मिली। जज ने इस बात की जांच करने को भी कहा कि ये खेप मुंद्रा अडानी बंदरगाह ही क्यों भेजी गई, जबकि विजयवाड़ा के पास तो दूसरे बंदरगाह भी हैं, वो इनफैक्ट कोस्ट के करीब ही है और पास में चेन्नई का बंदरगाह है। बंदरगाह पर विजयवाड़ा की आशी ट्रेडिंग कंपनी के लिए आए कंटेनर्स में से DRI ने छापा मारकर 16 सितंबर के रोज तकरीबन 3 टन हीरोइन बरामद की थी।
तीसरी सुर्खी आज बनाई सेना ने। आप जानते ही हैं कि 18 सितंबर से 28 सितंबर तक सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक लंबे ऑपरेशन को चलाकर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया। सेना ने यह भी कहा कि घुसपैठ की ये कोशिशें पाकिस्तान की शह और मदद के चलते ही हो रही हैं। सेना ने अपने ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया। खबर यह है कि 6 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। 2 आतंकवादी भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए वापस लौट गए। 4 इस तरफ आए, जिनमें से 3 को न्यूट्रलाइज कर लिया गया, 1 को सेना ने पकड़ लिया। इसने सेना से अपनी जान बख्शने की फरियाद की थी। ये स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा है कि अगर कोई हथियार डाल रहा है तो उसकी जान बख्श दी जाए। इस तरह 19 साल का अली बाबर पात्रा सेना की कस्टडी में आया। मेरी एक बड़ी बहन है, उसका नाम सुनैर है, तो मैं उसको करीब तो उसकी शादी करते हैं। तो सन 2014 के पे मेरे वाली की डेथ हुई थी, तो वो घर में कोई मानने वाला नहीं था। ये लड़का पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा ज़िले से है। 2008 के मुंबई हमलों में जिंदा पकड़ा गया अजमल कसाब भी ओकारा ज़िले से ही था। अली बाबर से 50,000 के एवज में कश्मीर घाटी के पट्टन में हथियारों के खेप पहुंचाने को कहा गया था। उसे एक एडवांस भी पे किया गया था 20,000 के करीब, और कहा गया था कि बाकी पैसा उससे काम करने के बाद मिलेगा। सेना ने आज इस लड़के का एक वीडियो जारी किया। पाकिस्तान ने सबको भारत का प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया है। इस साल फरवरी में भारत और पाकिस्तान ने डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद एक साझा बयान जारी करके नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का पालन करने की बात की थी। तब यह कहा गया था कि नाम भले डीजीएमओ का हुआ, लेकिन यह आपसी समझ दोनों तरफ सत्ता और शासन के उच्चतम स्तरों पर बातचीत के बाद ही पैदा हुई होगी। इसके बाद से नियंत्रण रेखा पर बंदूकें खामोश हैं, लेकिन बस दोनों सेनाओं के बीच। बीते दिनों नियंत्रण रेखा से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, जिन्हें नाकाम करने के लिए सेना को ऑपरेशंस चलाने पड़े। उरी सेक्टर में ही हाल के दिनों में 4 मुठभेड़ों में घुसपैठ को नाकाम किया गया है। ऐसे में फरवरी वाले बयान का क्या होगा और ये कितने दिन टिक पाएगा, ये देखना होगा। ये थी दिन की सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। भारत और चीन की सेना लद्दाख वाला झगड़ा खत्म करने के लिए कई दौर की बैठकें कर चुकी हैं। बीच बीच में खबरें आती हैं कि अमुक जगह को लेकर सहमति बनी है या सेनाएं पीछे हटने को लेकर राजी हुई हैं। बैठकें अब भी चल रही हैं, सुलह की कोशिशें हो रही हैं। लग रहा था बीते दिनों से कि चीज़ें पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन फिर खबर आती है कि चीन ने झगड़े के लिए सीमा पर एक नया मोर्चा खोल लिया है। एलएसी के 3 सेक्टर्स हैं। एक ईस्टर्न सेक्टर है जो नॉर्थ ईस्ट में है, एक वेस्टर्न सेक्टर है जो लद्दाख में है, ईस्टर्न लद्दाख में, और मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल में। हिमाचल से 200 किलोमीटर और उत्तराखंड से 345 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ लगती है, तिब्बत के साथ लगती है। तो करीब 550 किलोमीटर में फ्रिक्शन पॉइंट्स यानी झगड़े वाली जगह है कम ही हैं अगर आप कंपेयर करें उसको ईस्टर्न लद्दाख से। करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा में सबसे शांत इस इलाके को माना जाता है। बीते 2 सालों में इस सेक्टर में घुसपैठ की कुछ ही खबरें आई हैं, लेकिन इस बार मामला बड़ा माना जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में मनु पबी और राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज़्यादा चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसपैठ की। चीनी सैनिक एलएसी से 5 किलोमीटर भारत के इलाके में घुस आए। कई निर्माणों में तोड़फोड़ करने की इन्होंने कोशिश की, इसमें एक पुल भी शामिल है। खबर यह है कि पुल को तोड़ दिया गया, लेकिन इस तरह की भी जानकारी है कि वहां पुल जैसा कुछ था नहीं। चीन के सैनिक 55 घोड़ों के साथ भी आए थे और करीब 3 घंटे भारतीय सीमा में ही रहे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के पहुंचने से पहले ही चीन के सैनिक वापस भी चले गए, यानी दोनों देशों की सेनाओं का आमना सामना नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने ही प्रशासन को इस घुसपैठ की खबर दी और सूत्रों के जरिए लगभग 1 महीने बाद यह खबर बाहर आई, दिल्ली तक पहुंच पाई। घुसपैठ वाली घटना 30 अगस्त की बताई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले के बड़ा होती में यह घुसपैठ हुई। बड़ा होती चमोली जिले की मलारी घाटी पर एक ढलान वाला घास का मैदान है। बड़ा होती को तुंजुन ला तिब्बत से जोड़ता है, यानी एक पास है, ला माने पास। ये कभी भारत और तिब्बत के बीच आवाजाही का रूट हुआ करता था, नाम में ही है पास। 1962 से पहले इस रास्ते से व्यापारियों का आना जाना भी होता था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये सबसे सुगम रास्ता था, लेकिन चीन से झगड़े के बाद ये रास्ता बंद किया गया। तो बड़ा होती को लेकर भारत और चीन का झगड़ा 1950 के दशक से ही चल रहा है। माना जाता है कि चीनी सेना द्वारा भारतीय जमीन पर पहली घुसपैठ बड़ा होती में ही हुई थी। 1954 का साल था। चीन ने इस इलाके को वुजे कह दिया था और दावा किया था कि तुंजुन ला के पास दक्षिण से यानी बड़ा होती से होकर उसकी सीमा गुजरती है।
हालांकि तब भारत ने विरोध किया था। बढ़ोतरी मामले को लेकर नवंबर 1959 का एक प्रसंग मिलता है। तब अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के सांसद हुआ करते थे। उन्होंने संसद में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन उनका प्रस्ताव टाला जा रहा था। तब वाजपेयी ने झल्लाकर कहा कि मेरा प्रस्ताव तो इंतजार कर लेगा, लेकिन मुझे डर है कि चीन इंतजार नहीं करेगा। आगे वाजपेयी ने कहा कि सदन ये जानना चाहता है कि बड़ा होती से भारतीय सीमा पुलिस को क्यों हटाया गया, भारत की सरकार ने क्यों वहां जवानों के लिए सर्दियों में ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं की। जवाब में संसद में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि बड़ा होती विवादित है, इसीलिए चीन से सहमति होने तक सशस्त्र सैनिक वहां पेट्रोल नहीं कर सकते, निगरानी नहीं कर सकते। तो बड़ा होती पर सहमति हो पाती, उससे पहले 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और फिर बड़ा होती का झगड़ा कभी सुलझ नहीं पाया। एलएसी को लेकर दोनों देशों का अपना अपना परसेप्शन है। चीनी परसेप्शन को भारत नहीं मानता और भारतीय परसेप्शन को चीन नहीं मानता, और परसेप्शन में इसी डिफरेंस के चलते चीन को बड़ा होती में घुसपैठ का बहाना मिलता रहता है। 30 अगस्त वाला मामला पहला नहीं है, कई बार ये चीन कर चुका है इसी इलाके में। जून 2017 में खबर आई थी कि चीनी हेलीकॉप्टर्स ने बड़ा होती में घुसने की कोशिशें की, और पीछे जाएंगे तो घुसपैठ के और मामले मिलते हैं। इंडिया टुडे की 2012 में रिपोर्ट जो छपी थी, उसके मुताबिक 2010 से 2011 के बीच चीनी सेना ने बड़ा होती में 120 बार घुसपैठ की कोशिश की थी। ये नंबर इंटेलिजेंस ब्यूरो से आया था। वैसे ये कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों से ये इलाका रिलेटिवली पीसफुल था, अब ये रिवाइव हुई है चाइनीज एक्टिविटी यहाँ पे। तो जैसे एलएसी के बाकी फ्रिक्शन पॉइंट्स पर चीनी सेना मौका देखकर हमारे एरिया में पेट्रोलिंग के लिए घुसती है या अतिक्रमण करती है, एरिया क्लेम करने की कोशिश करती है, वैसे ही बड़ा होती में भी हो रहा है। लद्दाख वाले झगड़े के बाद मिडिल सेक्टर से भी खबरें आ रही थी कि एलएसी के पास चीनी सेना ने गतिविधियां बढ़ाई हैं। इंडिया टुडे में मंजीत नेगी की 21 जुलाई की रिपोर्ट मिलती है। इसमें सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि बड़ा होती में एलएसी के पास 40 चीनी सैनिकों को पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों की वजह से भारतीय सेना को भी हाई अलर्ट पर रखना पड़ा है। कुछ महीने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना की सेंट्रल कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई धीमरे ने मिडिल सेक्टर में सिक्योरिटी का जायजा भी लिया था। इस सब के बावजूद 100 चीनी सैनिकों के घुसपैठ की खबर आ रही है। अब बात आती है कि घुसपैठ की खबर पर सरकार क्या कह रही है। जवाब है एक लाइन का, कुछ भी नहीं। न सरकार की तरफ से, न सेना की तरफ से और न आईटीबीपी की तरफ से इस मामले में अभी कोई बयान आया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से न्यूज़ रिपोर्ट्स में घुसपैठ को गलत बताने की कोशिश ज़रूर हुई है। ऐसे में यह सवाल ज़रूर उठता है कि अगर वाकई ऐसी कोई घटना नहीं हुई तो सेना या सरकार ने आधिकारिक रूप से इसका खंडन क्यों नहीं किया अब तक। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक बड़ा होती में 60 वर्ग किलोमीटर एरिया में ग्रेजिंग ग्राउंड है, यानी घास का मैदान। दोनों देशों के चरवाहे यहाँ अपने मवेशी लाते हैं और दोनों देश इसे विवादित ग्रेजिंग ग्राउंड मानते हैं, जहां फोर्सेस की तरफ से पेट्रोलिंग नहीं की जाती है। सूत्रों के मुताबिक बड़ा होती इलाके में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें समय समय पर मुआयने के लिए जाती रहती हैं। अब कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जो पुल गिराने की बात को गलत बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि बड़ा होती में ऐसा कोई पुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर पुल ही नहीं है तो चीनियों ने गिराया कैसे होगा। लेकिन ये सारी जानकारी, ये सारे खंडन सूत्रों के हवाले से आए हैं, आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। वैसे ये बात हम जानते भी हैं कि घुसपैठ की बातों पर आधिकारिक तौर पर अमूमन सरकारें कुछ कहती नहीं है, सेना कुछ कहती नहीं है। गलवान घाटी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि कोई नहीं घुसा है। तो इस मामले में भी अभी आधिकारिक तौर पर हमें कोई बयान मिला नहीं है और ये पुष्टि नहीं की जा सकती कि चीनी सैनिक वाकई भारत की सीमा में घुसकर किसी पुल या दूसरे स्ट्रक्चर को गिराकर गए हैं या नहीं। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि चीन लद्दाख वाली हरकत मिडिल सेक्टर में भी करता है। कई जानकारों ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि इस दावे में दम हो कि चीनी सैनिक वहाँ पे आए थे, चाहे घोड़ों वाली बात सही हो ना हो, लेकिन इनकर्जन हुआ है। अपनी क्लेम लाइन तक सेना भेजकर भारत को झगड़े में चीन उलझाना चाह रहा है और इससे बार्गेनिंग टेबल पर चीन बेहतर पोजीशन में होगा, ऐसा चीन का विचार हो सकता है, जैसा लद्दाख में भी देखा गया। लद्दाख में भारत स्टेटस को यानी पूर्व वाली स्थिति को बनाने के लिए चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। फरवरी में चीनी सेना और भारतीय सेना का पैंगोंग झील पर डिसएंगेजमेंट हुआ था, यानी दोनों सेनाएं पीछे हटने को राजी हुई थी। फिर पिछले महीने गोगरा पोस्ट पर भी सेनाओं के पीछे हटने की खबरें आई। हालांकि देपसांग प्लेन्स में अभी चीन पीछे नहीं गया है और इसके लिए लगातार बातचीत चल रही है। पिछले हफ्ते हमारे विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री से मिले थे। सेना के स्तर पर भी बातचीत चली रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन अपना एडवांटेज खोना नहीं चाहता और अब मिडिल सेक्टर में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में दिख रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने और अपनी मजबूत पोजीशन का चीन फायदा उठाना चाहता है। चीन के खिलाफ गोलबंदी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत भी कॉर्ड का हिस्सा है।
इनमें से सिर्फ भारत की सीमा चीन से लगती है और इसीलिए माना जा रहा है कि चीन सीमा विवाद को लेकर भारत पर दबाव बनाने के लिए अग्रेशन दिखा रहा है। वो चाहता है कि भारत एक थिन स्प्रेड में अपनी जो ऊर्जा है उसको डिसिपेट कर दे। लद्दाख में भी उसे तैनात होना पड़े, ईस्टर्न सेक्टर में भी उसे तैनात होना पड़े, अरुणाचल पे भी उसे तैनात होना पड़े, LOC पर पाकिस्तान के साथ उसे तैनाती रखनी ही पड़ती है। बहुत लंबी ऐसी बॉर्डर हो जो अनसेटल्ड हो और उसमें आप लगे रहें। ये चीन का विचार हो सकता है, लेकिन जैसे हम जानते हैं चीनियों का दिमाग डिसाइफर कर पाना इतनी दूर से बड़ा मुश्किल काम है। अब इस मामले पर कू की राय। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। मोदी सरकार की चीन नीति से आप सहमत हैं क्या? हमने ये पूछा था कू पर। हाँ और ना कहने वाले लोगों का प्रतिशत आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के चलते कू करके भी बता सकते हैं। हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप।